नमस्कार। आज हम प्रकाश की दुनिया में उतर रहे हैं और एक ऐसी चीज को समझने की कोशिश करेंगे जो सीधे हमारी आंखों से जुड़ी है, स्टर्म का कोनॉइड। नाम थोड़ा भारी लगता है ना? हाँ, सुनने में थोड़ा तकनीकी है पर है बड़ा दिलचस्प। बिल्कुल। और देखिए, ये जानकारी हमें एक लेख से मिली है जिसका शीर्षक है स्टर्म का कोनॉइड, दृष्टि वैषम्य में किरणों का विन्यास। तो आज हमारा लक्ष्य क्या है? यही समझना कि जब लाइट मतलब प्रकाश की किरणें एक असमान सतह से गुजरती है, जिसे टॉरिक सतह कहते हैं, जैसे दृष्टि वैषम्य यानी एस्टिग्मेटिज्म वाली आंख में होती है, तो वो एक पॉइंट पर क्यों नहीं मिल पाती? सही सवाल है। और अगर एक पॉइंट पर नहीं, तो फिर होता क्या है उनके साथ? अजीब लगता है सोचना कि लाइट हमेशा शार्प फोकस में नहीं आती। चलिए खोलते हैं इस पहेली को परत दर परत। बिल्कुल, शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल, ये स्टर्म का कोनॉइड आखिर है क्या? लेख के हिसाब से तो ये उन किरणों के समूह का नाम है जो टॉरिक सतह से मुड़ने के बाद बनते हैं। बिल्कुल सही कहा। देखिए, एक जो सामान्य गोलाकार लेंस होता है, जैसे एक परफेक्ट आंख का लेंस, वो आने वाली समानांतर किरणों को एक छोटे से बिंदु पर फोकस कर देता है। हाँ, जैसे बचपन में पढ़ा था। हाँ, लेकिन टॉरिक सतह वो अलग है। उसकी गोलाई मतलब उसका कर्व हर दिशा में एक जैसा नहीं होता। आप सोचिए, जैसे एक चम्मच का अंदर का हिस्सा या एक रग्बी बॉल। अच्छा, रग्बी बॉल जैसा, मतलब एक तरफ से ज्यादा गोल, दूसरी तरफ से कम। हाँ बिल्कुल, एक दिशा में ज्यादा मुड़ावा, दूसरी में कम। तो जब प्रकाश ऐसी सतह से गुजरता है, वो बेचारा एक बिंदु पर आ ही नहीं पाता। इसके बजाय होता यह है कि वो दो अलग अलग रेखाओं पर फोकस होता है, और इन दो फोकल रेखाओं के बीच किरणों का जो पूरा फैलाव है, जो 3D शेप बनता है, उसी को स्टर्म का कोनॉइड कहते हैं। अच्छा, तो ये एक तरह का लाइट का फैला हुआ बंडल है जो अजीब अजीब आकार लेता है, और लेख कहता है कि ये नियमित दृष्टि वैषम्य मतलब रेगुलर एस्टिग्मेटिज्म को समझने के लिए बहुत जरूरी है। हाँ बिल्कुल, रेगुलर एस्टिग्मेटिज्म में यही होता है। आंख में आने वाली लाइट एक पॉइंट पर फोकस होने के बजाय दो लाइनें बना देती है, रेटिना पर या उसके आसपास। और यही स्टर्म के कोनॉइड की कहानी है। हाँ, यही बुनियाद है। आप कल्पना कीजिए कि प्रकाश किरणों का एक गोल बंडल आंख में आ रहा है। जैसे ही वो आंख की टॉरिक सतह, मान लीजिए कॉर्निया, से टकराकर मुड़ता है मतलब अपवर्तित होता है। हाँ, अपवर्तित होता है, तो वो बंडल अजीब तरह से व्यवहार करना शुरू कर देता है। कभी सिकुड़ता है, कभी थैलता है। और अगर हम उसे रास्ते में अलग अलग जगह पर काट कर देखें, मतलब उसका क्रॉस सेक्शन देखें। अच्छा, जैसे ब्रेड के स्लाइस काटते हैं वैसे। हाँ, कुछ वैसा ही, तो हमें अलग अलग आकार दिखेंगे। यही स्टर्म के कोनॉइड के अंदर प्रकाश की यात्रा है। स्रोत में इस यात्रा का बड़ा अच्छा नक्शा से दिया है, अलग अलग पॉइंट्स पर बंडल का आकार कैसे बदलता है। चलिए इसी सफर पर चलते हैं। बिंदु ए से शुरू करें, लेंस से गुजरने के ठीक बाद। हाँ, करते हैं। तो बिंदु ए, जैसे ही किरणें टॉरिक सतह से मुड़कर आगे बढ़ती हैं, अब मान लेते हैं उदाहरण के लिए कि सतह ऊर्ध्वाधर यानी खड़ी दिशा में ज्यादा मुड़ी हुई है और क्षैतिज यानी लेटी हुई दिशा में कम। ठीक है, मान लिया। तो क्या होगा? जो खड़ी वाली किरणें हैं वो ज्यादा तेजी से मुड़ना शुरू करेंगी, मतलब कन्वर्ज करेंगी, और जो लेटी हुई किरणें हैं वो धीरे धीरे मुड़ेंगी। अच्छा, तो एक तरफ ज्यादा जोर से खिंचाओ, दूसरी तरफ कम। बिल्कुल। इसका नतीजा ये होता है कि बंडल तुरंत अपना गोल आकार खो देता है, क्योंकि ऊर्ध्वाधर किरणें तेजी से सिकुड़ रही हैं और क्षैतिज धीमी गति से। तो यहां बंडल का क्रॉस सेक्शन एक क्षैतिज अंडाकार हॉरिजॉन्टल ओवल जैसा दिखेगा। चपटा अंडा। ओके, तो शुरुआत यहां से हुई। अब आता है बिंदु बी, जिसे लेख में पहला फोकस कहा गया है। यहां क्या खास है? बिंदु बी वो जगह है जहां वो किरणें जो ज्यादा तेजी से मुड़ रही थीं, हमारी मिसाल में ऊर्ध्वाधर वाली, वो आकर मिल जाती हैं, फोकस हो जाती हैं। अच्छा, तो खड़ी किरणें मिल गई। हाँ, लेकिन याद रखिए, क्षैतिज किरणें तो धीरे चल रही थी, वो अभी पूरी तरह मिली नहीं है। वो अभी भी एक दूसरे की तरफ आ ही रही हैं। ओह, तो एक सेट फोकस में आ गया, दूसरा भी रास्ते में है। शायद इसीलिए एस्टिग्मेटिज्म में चीजें एक दिशा में ज्यादा खिंची हुई दिखती हैं। बिल्कुल सही पकड़ा, क्योंकि ऊर्ध्वाधर किरणें तो एक पॉइंट पर आ गई, लेकिन क्षैतिज किरणें अभी फैली हुई हैं। तो इस जगह पर बिंदु बी पर बंडल का आकार एक सीधी क्षैतिज रेखा, हॉरिजॉन्टल लाइन जैसा होता है। रेखा, अंडाकार से सीधी रेखा। वाह। हाँ, ये पहली फोकल रेखा है। इसकी लंबाई उतनी होती है जितनी क्षैतिज किरणें फैली हुई हैं। समझ गई, क्षैतिज रेखा। अब यहां से आगे मामला और उलझता होगा।
बिंदु सी पर क्या होता है? ये बिंदु बी और अगले पड़ाव के बीच में है। हाँ, बिंदु बी के बाद कहानी बदलती है। जो ऊर्ध्वाधर किरणें अभी अभी फोकस हुई थी, वो अब फोकस पॉइंट से गुजरने के बाद फैलना शुरू कर देती हैं, मतलब डाइवर्ज होती हैं। अच्छा, वो अब बाहर की तरफ जाने लगी। हाँ, और दूसरी तरफ क्षैतिज किरणें वो अभी भी अपने फोकस पॉइंट की तरफ बढ़ रही हैं, सिकुड़ रही हैं, कन्वर्ज हो रही हैं। तो बिंदु सी पर स्थिति यह है कि फैलती हुई ऊर्ध्वाधर किरणें अभी उतनी नहीं फैली हैं जितनी क्षैतिज किरणें सिकुड़ चुकी हैं। मतलब ऊर्ध्वाधर फैलाव कम है, क्षैतिज सिकुड़ाव ज्यादा है। इसलिए बंडल का आकार फिर से एक क्षैतिज अंडाकार बन जाता है। फिर से अंडाकार, बिंदु ए जैसा। दिखने में वैसा ही, पर अंदर की कहानी अलग है। अब एक सेट किरणें फैल रही हैं, दूसरी सिकुड़ रही हैं। ओके, और अब आता है वो खास बिंदु जिसका नाम मैंने भी सुना है, न्यूनतम विसरण का वृत्त, सर्कल ऑफ लीस्ट डिफ्यूजन, बिंदु डी। लेख से खास बता रहा है, इसमें क्या जादू है? हाँ, बिंदु डी वाकई खास है। इसे एक तरह का संतुलन बिंदु कह सकते हैं। ये वो जगह है जहां फैलती हुई ऊर्ध्वाधर किरणों का फैलाव और सिकुड़ती हुई क्षैतिज किरणों का सिकुड़ाव बिल्कुल एक बराबर हो जाता है। बराबर? अच्छा। हाँ, परफेक्ट बैलेंस। और इसी संतुलन की वजह से यहां पर बंडल का क्रॉस सेक्शन ना अंडाकार होता है न रेखा, बल्कि एक पूरा गोल वृत्त, परफेक्ट सर्कल होता है। एक गोल वृत्त? वाह। इसे न्यूनतम विसरण का वृत्त इसलिए कहते हैं क्योंकि एस्टिग्मैटिज्म वाले व्यक्ति के लिए ये वो पॉइंट है जहां इमेज सबसे कम फैली हुई, सबसे कम धुंधली होती है। पूरी तरह साफ तो नहीं, लेकिन कोनोइड के बाकी हिस्सों से बेहतर। मतलब ये बेस्ट पॉसिबल स्पॉट है आंख के लिए। हाँ, कह सकते हैं। और स्रोत ये भी बताता है कि दो फोकल रेखाओं बी और एफ के बीच की जो दूरी है उसे स्टर्म का फोकल अंतराल कहते हैं। ये वृत्त इसी अंतराल के बीच में कहीं बनता है। तो ये वो जगह है जहां आंख एक तरह से बेस्ट व्यू पाने की कोशिश करती है। दिलचस्प है। अच्छा, इस वृत्त के बाद क्या संतुलन बिगड़ जाता है? बिंदु ई पर क्या हाल है? बिल्कुल, संतुलन हमेशा नहीं रहता। बिंदु डी के बाद ऊर्ध्वाधर किरणें तो फैल ही रही हैं, क्षैतिज किरणें अभी भी सिकुड़ रही हैं, लेकिन अब वो अपने फोकस पॉइंट एफ के बहुत पास आ गई हैं, तो उनका सिकुड़ना धीमा होने लगता है। तो बिंदु ई पर स्थिति ये हो जाती है कि ऊर्ध्वाधर किरणों का फैलाव अब क्षैतिज किरणों के बचे खुचे सिकुड़ाव से ज्यादा हो जाता है। मतलब अब खड़ा फैलाव ज्यादा है। हाँ, बंडल अब ऊंचाई में ज्यादा तेजी से फैल रहा है बजाय चौड़ाई में सिकुड़ने के। तो नतीजा, क्रॉस सेक्शन का आकार फिर बदलता है। अब ये एक ऊर्ध्वाधर अंडाकार, वर्टिकल ओवल बन जाता है। लंबा अंडा। लंबा अंडा, ठीक है। और इसके बाद हम पहुंचते हैं दूसरे फोकस पर, बिंदु एफ। ये पहले फोकस बिंदु बी से कैसे अलग था? वहां तो क्षैतिज रेखा बनी थी। बिंदु एफ वो मंजिल है जहां वो किरणें पहुंचती हैं जो धीमी गति से मुड़ रही थी। हमारी मिसाल में क्षैतिज किरणें। यहां पर क्षैतिज किरणें पूरी तरह से फोकस हो जाती हैं। अच्छा, अब लेटी हुई किरणें मिल गईं। हाँ, लेकिन इस समय तक ऊर्ध्वाधर किरणें जो बिंदु बी पर मिली थीं, वो तो कब से फैल रही हैं और अब काफी फैल चुकी होती हैं। ओह, तो अब स्थिति उलट है, क्षैतिज फोकस में ऊर्ध्वाधर फैली हुई। बिल्कुल, इसलिए यहां पर बंडल का आकार एक ऊर्ध्वाधर रेखा, वर्टिकल लाइन जैसा होता है। यह दूसरी फोकल रेखा है। तो पहली फोकल रेखा क्षैतिज बी पर और दूसरी ऊर्ध्वाधर एफ पर, बिल्कुल उल्टी। और ये इस पर निर्भर करेगा कि आंख की सतह किस दिशा में ज्यादा टेढ़ी है ना? हाँ, बिल्कुल। अगर आंख क्षैतिज में ज्यादा मुड़ी होती तो पहली रेखा ऊर्ध्वाधर होती और दूसरी क्षैतिज। ये हमेशा एक दूसरे के 90 डिग्री पर होती है। समझ गई। और इस दूसरी फोकल रेखा बिंदु एफ के बाद क्या होता है, जैसे बिंदु जी पर? बिंदु एफ के बाद क्षैतिज किरणें भी जो अभी अभी मिली थीं, अब फैलना शुरू कर देती हैं, डाइवर्ज होने लगती हैं। ऊर्ध्वाधर किरणें तो पहले से ही फैल रही थी। तो अब दोनों फैल रही हैं। हाँ, अब क्योंकि दोनों मुख्य दिशाओं की किरणें फैल रही हैं, बंडल का क्रॉस सेक्शन अब हमेशा एक अंडाकार ही रहेगा, कभी रेखा नहीं बनेगा। और क्योंकि ऊर्ध्वाधर किरणें पहले से फैलना शुरू हुई थी, उनका फैलाव ज्यादा रहता है। इसलिए बिंदु एफ के बाद बंडल का आकार हमेशा एक ऊर्ध्वाधर अंडाकार ही रहता है। और जैसे जैसे हम आगे जाते हैं, ये अंडाकार और बड़ा और फैला हुआ होता जाता है। तो ये पूरी यात्रा क्षैतिज अंडाकार, क्षैतिज रेखा, फिर क्षैतिज अंडाकार, फिर वो खास वृत्त, फिर ऊर्ध्वाधर अंडाकार, ऊर्ध्वाधर रेखा और आखिर में बड़ा होता ऊर्ध्वाधर अंडाकार। यही है इस टर्म का कॉनोइड। वाह, एक जटिल लेकिन
व्यवस्थित सा डांस है ये तो। हाँ बिल्कुल, पूर्वानुमानित। अब ये सब जान लिया, तो ये एस्टिग्मेटिज्म के सुधार मतलब करेक्शन से कैसे जुड़ता है? स्रोत में सिलिंड्रिकल लेंस का जिक्र था। हाँ देखिए, स्टर्म का कोनॉइड हमें समझाता है कि एस्टिग्मेटिज्म में धुंधला क्यों दिखता है, क्योंकि लाइट एक पॉइंट पर मिलने के बजाय दो लाइनों बी और एफ पे फैल जाती है। तो करेक्शन का लक्ष्य क्या है? इस कोनॉइड को आप कह सकते हैं ढाना है, कोलैप्स करना है, मतलब दोनों फोकल रेखाओं बी और एफ को एक ही जगह पर लाना है। और सबसे अच्छा तो ये हो कि वो जगह आंख का पर्दा यानी रेटिना हो। और यहीं पर वो सिलिंड्रिकल लेंस काम आते हैं। बिल्कुल, यहीं पर सिलिंड्रिकल लेंस की सतह भी तो टोरिक जैसी ही होती है। लेख भी कह रहा है कि उनसे गुजरने पर किरणें एक रेखा बनाती हैं, बिंदु नहीं। तो हम एक ऐसी चीज इस्तेमाल कर रहे हैं जो खुद रेखा बनाती है उस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए, जहां आंख दो रेखाएं बना रही है। ये कैसे काम करता है? थोड़ा कंफ्यूजिंग है। हाँ, सवाल बहुत अच्छा है। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, लेकिन ऐसे सोचिए, आंख की जो टोरिक सतह है वो एक दिशा में ज्यादा पावर डाल रही है, मतलब लाइट को ज्यादा मोड़ रही है, और दूसरी दिशा में कम। हमें इस फर्क को बराबर करना है। ठीक है। सिलिंड्रिकल लेंस की खासियत यह है कि उसकी पावर सिर्फ एक दिशा में होती है, उसके अक्ष के लंबवत। अक्ष की दिशा में उसकी कोई पावर नहीं होती, वो प्लेन होता है। अच्छा, एक ही दिशा में पावर। हाँ, अब हम एक ऐसा सिलिंड्रिकल लेंस चुनते हैं जिसकी पावर और जिसका अक्ष बिल्कुल सही हो, और उसे आंख के सामने ऐसे लगाते हैं कि वो आंख की असमान पावर को कैंसिल कर दे या संतुलित कर दे। जैसे अगर आंख खड़ी दिशा में ज्यादा पावरफुल है, हाँ, जैसे हमारी मिसाल में था, तो हम एक ऐसा सिलिंड्रिकल लेंस इस्तेमाल कर सकते हैं जो या तो क्षैतिज दिशा में एक्स्ट्रा कन्वर्जिंग पावर डाले, मतलब किरणों को मोड़ने वाली पावर, या फिर खड़ी दिशा में एक्स्ट्रा डाइवर्जिंग पावर डाले, मतलब किरणों को फैलाने वाली पावर। मकसद ये कि दोनों दिशाओं में कुल पावर बराबर हो जाए। ओ, मतलब लेंस की अपनी कमी या एक तरफापन आंख की कमी को बैलेंस कर देता। परफेक्ट, बिल्कुल सही, एकदम सही पकड़ा। सही पावर और सही अक्ष वाला लेंस लगाकर हम आंख के अंदर बन रहे स्टिग्मा के कोनॉइड को बदल देते हैं। लक्ष्य होता है कि दोनों फोकल रेखाएं बी और एफ एक दूसरे के पास आ जाएं और रेटिना पर मिल जाएं। या कम से कम वो जो न्यूनतम विसरण वाला वृत्त था वो बहुत छोटा हो जाए। हाँ, या वो वृत्त इतना फूटा हो जाए कि लगभग एक बिंदु जैसा ही लगे। इससे रेटिना पर साफ इमेज बन जाती है। तो अगर हम पूरी बात को समेटें, स्टर्म का कोनॉइड एक मॉडल है जो दिखाता है कि एस्टिग्मेटिज्म में लाइट किरणें कैसे एक जटिल लेकिन समझे जा सकने वाले रास्ते से गुजरती हैं। एक पॉइंट के बजाय वो दो लाइनों पर फोकस होती हैं, एक क्षैतिज, एक ऊर्ध्वाधर या इसका उल्टा, और बीच में अंडाकार और एक खास पॉइंट पर गोल आकार बनाती हैं। बिल्कुल। याद रखने वाली मुख्य बातें क्या हैं? टोरिक सतह से मुड़ना, दो फोकल रेखाओं का बनना, उनके बीच का स्टर्म अंतराल और उस अंतराल में न्यूनतम विसरण का वृत्त। यह समझना जरूरी है कि एस्टिग्मेटिज्म सिर्फ धुंधलापन नहीं है, बल्कि लाइट का एक बहुत ही खास तयशुदा तरीके से फोकस न हो पाना है। और क्योंकि ये तयशुदा है, हाँ, क्योंकि ये पूर्वानुमानित है, इसीलिए हम इसे सिलिंड्रिकल लेंस से इतनी सटीकता से ठीक कर पाते हैं। वाकई कितना दिलचस्प है ये समझना कि लाइट, जिसे हम सीधी रेखा में चलता हुआ सोचते हैं, कैसे हालात बदलने पर इतनी जटिल और सुंदर 3D आकृतियां बना सकती हैं। अंडाकार रेखाएं, वृत्त, और ये सब हमारी आंखों के अंदर हो रहा है। हाँ बिल्कुल। और ये हमें एक और विचार पर ले जाता है। देखिए, आज हमने बात की नियमित दृष्टि वैषम्य की, रेगुलर एस्टिग्मेटिज्म, जहां आंख की सतह की गोलाई नियमित रूप से बदलती है, जैसे रग्बी बॉल पर। हाँ, यहां रास्ता जटिल है, पर जैसा हमने देखा, स्टर्म के कोनॉइड से समझ सकते हैं और ठीक भी कर सकते हैं। लेकिन सोचिए अनियमित दृष्टि वैषम्य के बारे में, इर्रेगुलर एस्टिग्मेटिज्म, जहां कॉर्निया की सतह किसी चोट से या बीमारी से, जैसे केरेटोकोनस, या सर्जरी के बाद उबड़ खाबड़ हो जाती है, टेढ़ी मेढ़ी। हाँ, जहां कोई नियम ही ना हो। हाँ, उस स्थिति में प्रकाश किरणों का रास्ता कितना ज्यादा पेचीदा और अप्रत्याशित होता होगा। वहां शायद कोई साफ फोकल रेखा या वृत्त भी न बनता हो, प्रकाश बस बेतरतीब ढंग से बिखर जाता हो। ओह, ऐसी स्थिति को समझना और उसे सुधारना वो एक और भी बड़ी चुनौती है। उस पर यकीनन आगे और खोजबीन की जरूरत है, और होती भी है।